3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2022 प्रारंभ। 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं के बनाए जा रहे हैं वोटर आईडी कार्ड। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2022 के प्रारंभ होने के साथ ही वार्ड स्तर पर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से कैंप लगाकर 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण कर लेने वाले युवाओं के मतदान पहचान पत्र बनाने के कार्य वृहद स्तर पर शुरू हो चुके हैं। कैंप के दौरान त्रुटिपूर्ण मतदान पहचान पत्रों का दुरुस्तीकरण और नाम कटवाने के लिए 7 नंबर फॉर्म भी भराए जा रहे हैं। जॉन्सगंज चाणक्य विद्यालय में वार्ड नंबर 41 के लिए लगाए गए कैंप में सेवाएं दे रही शिक्षिकाओं ने बताया कि मतदान पहचान पत्र बनवाने के लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी, जन्मतिथि संबंधी साक्ष्य जो सरकारी दस्तावेज हो, इसके साथ ही रिश्तेदार के किसी भी पहचान पत्र की फोटोकॉपी व एक फोटो साथ लेकर आना आवश्यक है। लगाया गया है आज। सर आज ये है कि वोट जितने भी 18 से 1 जनवरी 2022 को जितने भी लोग 18 के हो गए हैं उनके वोटर आईडी बन रहे हैं, और जिनको करेक्शन करवाना है उनके वोटर आईडी बन रहे हैं, और जिनके नाम कटवाने हैं उनके लिए 7 नंबर फॉर्म भरे जा रहे हैं। अच्छा, नए आईडी कार्ड के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट? सर नए आईडी कार्ड के लिए तो 10th की मार्कशीट, एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और एक पहचान पत्र उनके रिलेटिव्स की, किसी भी चाहे मम्मी की या पापा की, उनकी फ़ोटोकॉपी और एक फ़ोटो। किसी के पास 10 की मार्कशीट नहीं हो फिर उसके लिए क्या? सर उनका बर्थ सर्टिफिकेट, हमें तो वो केवल एज प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट चाहिए होती है, तो एज प्रूफ कोई भी डॉक्यूमेंट उनके पास जो भी वैलिड हो गवर्नमेंट का वो ले आएँ, तब भी हम करेंगे। ये कब तक है यहाँ पर? आज 5 बजे तक है। 1 दिवस से हाँ, कौन कौन लग बैठे हुए आप यहाँ पर? नीतू मैम है मेरे साथ और मैं हूँ, 2 जने कौन कौन से वार्ड के लगे हैं? 140 और 141। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने की खुशी में कांग्रेसियों ने मनाया विजय दिवस। साल भर चले किसान आंदोलन में शहीद हुए 734 किसानों को मोमबत्ती जलाकर दी श्रद्धांजलि। गुरु नानक जयंती के पावन पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले 1 साल से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए चलाए जा रहे किसानों के सबसे बड़े आंदोलन को समाप्त करने के लिए माफ़ी मांगते हुए तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी गई। इसके बाद सबसे ज़्यादा खुशी कांग्रेस संगठन में हुई और इसी खुशी में कांग्रेसियों ने शनिवार शाम विजय दिवस मनाते हुए अजमेर के गांधी भवन पर मोमबत्तियां जलाकर 2 मिनट का मौन रखा और किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 734 किसानों की आत्मा को शांति देने के लिए प्रार्थना करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस शहर जिला के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि हठधर्मी सरकार ने आखिर सैकड़ों लोगों की जान लेने के बाद कृषि कानूनों को वापस लिया। यदि पहले ही अपनी हठधर्मिता को छोड़कर कानून वापस ले लेते तो इतने किसानों की मौत नहीं होती। तंत्र की जीत और हठकर्मिता की हार जिस तरह पूरा देश देख रहा था कि आज से 1 वर्ष पूर्व केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी जी सरकार ने किसानों के ऊपर, कृषि बिल के ऊपर 3 ऐसे कानून थोपे जो काले कानून के रूप में साबित हुए, और पहले दिन से ही हमारे कांग्रेस के जो हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा यह देश के लिए एक काला कानून साबित होगा। और वास्तविकता ये थी जब किसान उसको समझे और वो रोडों पे आ गए, और रोडों पे आ गए 1 साल के अंदर, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उनके ऊपर अत्याचार किए गए, उनके आंदोलन को कुचलने के लाख प्रयास किए गए, लेकिन वह उस आंदोलन पे डटे रहे। और आज उसका परिणाम है कि मोदी जी ने क्षमा मांगी है, देश से क्षमा मांगी है, उन किसानों से माफ़ी मांगी है, क्योंकि उनको मालूम था ये कानून मैं जो है कि जिन धनाढ़ और जो है कॉरपोरेट कंपनियों के लिए लेके आया था वो शायद मुझे इतना साथ नहीं दे पाएंगे, किसान मुझे उखाड़ के फेंक देंगे। और उस चीज़ को आज लेकर हम राहुल गांधी जी की भी विजय मानते हैं, इसमें कांग्रेस की भी विजय मानते हैं, उन किसानों की भी विजय है जो हमने आज किसान विजय दिवस के रूप में मनाया। और उन जो 750 किसान जिन्होंने अपनी जान गंवा दी उनके बलिदान पे भी हमने यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित जो है गांधी जी की प्रतिमा के आगे की है। सबसे बड़ी चीज़ है
कि नरेंद्र मोदी जी की आंख जब जगी, जब 750 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इतने परिवारों के ऊपर से उनका साया हट गया, उनके परिवार के जो उनके मासूम बच्चे और बीवी और जो परिवार था उनके ऊपर से साया हट गया, उसके बाद इनकी आंखें जगी है। ऐसे निर्णय अगर इन्होंने पुनः लिए तो देश के अंदर निश्चित तौर पर एक जो है बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा और नरेंद्र मोदी जी को उखाड़ के फेंक देंगे। वहीं विधानसभा प्रत्याशी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपनी हठधर्मिता के बूते देश की जनता और नीतियों के खिलाफ फैसले लिए, उससे पूरे देश में सरकार के खिलाफ गलत संदेश गया। नरेंद्र मोदी मन की बात तो करते हैं लेकिन आम आदमी की बात सुनते नहीं। इसी का नतीजा है कि एक साल में 734 जवानों की जान लेने के बाद कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया गया। देर आए दुरुस्त आए, प्रधानमंत्री को भगवान सद्बुद्धि दे और आगे से वैसे फैसले लेने से पहले 100 बार सोचें। इस 75 साल के इतिहास के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन रहा, जिसमें 734 लोगों ने अपनी शहादत दी। एक निरंकुश असंवेदनशील प्रधानमंत्री जब देश के अंदर था तो बरसों पहले एक बात हुई थी कि लोग कहते थे मोहम्मद तुगलक, और तुगलक के बाद में दूसरा नया तुगलक आया है। कभी नोटबंदी के नाम पर लोगों को लाइन लगाता है, कभी है कि बोले किसान आंदोलन के नाम पर, कभी जमीन आवाप्ती के नाम पर, कभी जीएसटी के नाम पर 33 बार जीएसटी की मीटिंगें होती है। ऐसा प्रधानमंत्री जब देश के अंदर होता है, मगर ये आज किसानों की जीत नहीं है, ये हिंदुस्तान की लोकतंत्र की जीत है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र की जीत है, हिंदुस्तान के संविधान की जीत है। और वो निर्वास लोगों को झुकना पड़ा, पर उनका हर मूवमेंट खाली केवल मात्र राजनीतिक रूप लेकर रहता है। भारतीय जनता पार्टी के जितने तमाम नेता थे आज उनके चेहरे बेनकाबा हो गए, बड़े बड़े बयान जारी कर रहे थे, और आज राष्ट्र जैसे आदमी को क्षमा मांगनी पड़ गई हो, इसकी भी कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। इसलिए मैं किसानों की जीत के ऊपर किसान के तमाम संगठनों को मैं बधाई देता हूं, और बधाई देता हूं राहुल गांधी जी को, बधाई देता हूं कांग्रेस पार्टी को कि तमाम कांग्रेस के लोगों ने इस आंदोलन में सक्रिय अपना योगदान देकर आंदोलन को जो सफल बनाया, सहयोग प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और किसानों को इनके शांतिपूर्ण आंदोलन के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया? किसानों के विजय उपलक्ष्य के अंदर मोमबत्ती जलाकर जो देश में अंधकार जो छा रहा है पिछले 7 साल के अंदर, उस अंधकार को दूर करने का थोड़ा सा प्रयास किया गया, कि ताकि यहाँ इनके लोगों को नजर आए। और महात्मा गांधी जी को कहा कि इन लोगों को समय के साथ के अंदर इस बात की भी जानकारी कराएं कि देश का संविधान भी सर्वोच्च होता है और संविधान के दायरे के अंदर ही काम किया जाना चाहिए। इसलिए आज अगर मोमबत्ती जलाकर दो लोग 773 लोगों ने जिन्होंने शहादत दी है उनको नमन किया है, और भारतीय जनता पार्टी से आग्रह किया कि निरंकुशता छोड़कर जनता की लोकतंत्र की सरकार बनने का प्रयास करें। वहीं प्रदेश महिला सेवा दल की कार्यवाहक अध्यक्ष द्रौपदी कोहली ने कहा कि गांधी जी के सत्याग्रह की तरह आंधी तूफान धूप में भी किसान डट कर संघर्ष करते रहे। आज किसानों की जीत के साथ ही कांग्रेस की भी जीत हुई है। किसानों के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी हार नजर आ रही थी, इसलिए पूरे देश से प्रधानमंत्री ने क्षमा मांगते हुए इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया। अजमेर शहर कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही शहीद किसानों द्वारा देश के लिए दिए गए बलिदान के बदले किसानों के परिवारों को आर्थिक सहायता व परिवारजनों को रोजगार दिए जाने की मांग की गई। आज किसानों की जो जीत हुई है, जो कांग्रेस की जीत हुई है, और इसके जो 3 काले कानून थे उसको नरेंद्र मोदी जी को आखिर में वापस लेना पड़ा। किसानों के आगे उन्हें अपनी एक तरह से हार नज़र आ रही थी, इसलिए उन्होंने पूरे देश से क्षमा मांगते हुए और इन कानूनों को वापस लिया। और जिससे जबकि किसानों ने बिल्कुल सत्याग्रह के आधार पर जिस प्रकार गांधी जी ने आज़ादी के समय सत्याग्रह किया, उसी प्रकार से किसान डटे रहे और उन्होंने अपनी बिल्कुल मजबूती से डटे रहे। चाहे बारिश हो, धूप हो, आंधी तूफान, कैसे इतनी मुसीबत आने के बाद भी उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा और इसी उनकी ये विजय हुई। लेकिन दुख इस बात का है कि जो साथी किसान थे, जो 700-800 किसान उनके जो चले गए, शहीद हो गए, उनके लिए हम आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमारी मांग रहेगी कि उन किसानों के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में आर्थिक सहायता दें, उनको उनके बच्चों को नौकरी दें, और इस तरह से उन जो किसानों ने देश के लिए बलिदान दिया, वो जो अन्नदाता हैं, उनको देश के लिए और उनके घर के लिए आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए
नरेंद्र मोदी जी को कदम उठाना चाहिए, जिससे कि किसानों को सही क्षतिपूर्ति प्राप्त। टेम्पो में चोरी व जेब तराशी करने वाला गिरोह सक्रिय। रिटायर्ड महिला प्राचार्य के बैग से 20,000 तो वहीं जयपुर से शादी का कार्ड देने अजमेर आए युवक के बैग से निकाले 50,000। अजमेर शहर में इन दिनों टेम्पो में सवार होकर यात्रियों का सामान और नकदी चुराने व जेब तराशी करने वाला एक गिरोह सक्रिय है, जहां शुक्रवार को कृष्णगंज थाना अंतर्गत रहने वाली रिटायर्ड महिला प्राचार्य चंद्रेश वर्मा का भैंसा कॉम्प्लेक्स के पास टेम्पो से 20,000 रुपये की नकदी का पर्स चोरी हुआ। वहीं सिविल लाइंस थाना अंतर्गत जयपुर से शादी का कार्ड देने आए अजमेर एक युवक के 50,000 रुपये रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड के बीच चोरी हो गए। नाहरी का नाका जयपुर निवासी अबरार अहमद जयपुर से शादी का कार्ड देने के लिए डिग्गी चौक आए थे। इस दौरान उन्होंने SBI बैंक से 50,000 रुपये विड्रॉल करे और अपने बैग में रख लिए। बैग में आधार कार्ड भी था। साथ में बैठे टेम्पो सवार कुछ युवकों ने बड़े शातिराना अंदाज में उसके बैग में रखे 50,000 रुपये और आधार कार्ड चुरा लिया। सिविल लाइंस थाने के सब इंस्पेक्टर हनुमान सिंह ने बताया कि परिवादी अबरार अहमद द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर IPC की धारा 379 में मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि इन दिनों शादी का सीजन चल रहा है और जेब तराश लुटेरे गिरोह शहर में सक्रिय हो गए हैं। क्या क्या चोरी हुआ? उसके बैग में 50,000 नकद और उसका आधार कार्ड था। या SBI से पैसे निकाल कर कोई शादी का कार्ड देने गया था। रेलवे स्टेशन से टेम्पो में बैठा बस स्टैंड आने के लिए, रास्ते में उसके टेम्पो में से बैग में से 50,000 रुपये आधार कार्ड चोरी हो गया। कहाँ के? ये टेम्पो रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड के बीच में। कहाँ के रहने वाले थे ये? तो ये जयपुर के नारी का नाका जयपुर का। यहाँ किस लिए आए थे? यहाँ कोई शादी का कार्ड वार्ड देना है, टिकी चौक पर कोई रिश्तेदार हो। टेम्पो में हुई वारदात? टेम्पो में। कौन सी जगह हुई सर? कौन सी जगह पर हुई? अब ये वहाँ से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बीच की घटना। तो ये चोरी कैसे हो गया टेम्पो में? उसके बैग में से बैग निकाल लिए पैसे। पास में से कोई बैठा होगा? पास में 2-3 लड़के थे। अच्छा। कितने की रकम थी? 50,000 रुपये तक। और कुछ सामान भी था? मोबाइल भी? मतलब उसको आधार कार्ड है। अच्छा। इसके अलावा और कुछ सामान था? नहीं, वो तो क्या नहीं है। इसका नाम है अहमद, अबरार अहमद। किन धारा में दर्ज हुआ? 300। बच्चों का विवाद निपटाने बैठे दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट और तोड़फोड़। दिल्ली गेट पर गरीब नवाज रेस्टोरेंट और न्यू जमील रेस्टोरेंट पर भगोने कड़ाई पलटे चले, दो पक्षों के 9 लोग हुए जख्मी। दिल्ली गेट के नजदीक गरीब नवाज रेस्टोरेंट और न्यू जमील रेस्टोरेंट के लोगों के बीच बच्चों को लेकर हुई मामूली सी मारपीट का विवाद जमकर लड़ाई झगड़े, मारपीट और तोड़फोड़ में तब्दील हो गया। झगड़े की सूचना पर दिल्ली गेट चौकी प्रभारी कुंदन सिंह मैजाप्ते के मौके पर पहुंचे और झगड़ा कर रहे दोनों पक्षों के 8 लोगों को शांति भंग के आरोप में IPC की धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर थाने ले आए। कुंदन सिंह ने बताया कि बच्चों की मामूली बात को लेकर समझाइश के लिए दो पक्ष एक साथ इकट्ठा हुए थे, लेकिन विवाद बढ़ गया और दोनों ने रेस्टोरेंट पर रखे भगोने, कड़ाई, पलटे, कलछी वगैरह लेकर एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस झगड़े में सड़क पर नॉनवेज सहित खाद्य सामग्री बिखर गई। झगड़े में दोनों पक्षों के 10 लोग जख्मी हुए, जिनका मेडिकल कराया गया है। उन्होंने बताया कि गरीब नवाज रेस्टोरेंट के संचालक पीर मोहम्मद और पड़ोसी मोहम्मद इशाक के बीच विवाद हुआ और विवाद हाथापाई और मारपीट तक पहुंच गया। मामले में मुकदमा दोनों पक्षों की ओर से परस्पर दर्ज कराया गया है और तफ्तीश जारी है। कल शाम को करीब 8:30 बजे की मुझे इत्तला मिली थी दिल्ली गेट के बाहर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इस पर मैं गया तो दिल्ली गेट के बाहर एक रेस्टोरेंट में और पड़ोसियों में आपस में किसी बच्चे की बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था। दोनों पक्षों को आदमियों को 151 में शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दोनों पक्षों के द्वारा एक पक्ष में पीर मोहम्मद, दूसरे पक्ष में मोहम्मद इशाक, दोनों के द्वारा रिपोर्ट दर्ज की दी गई है, जिसका मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। दर्जन लोग घायल भी हुए, जिनकी चोटें लगी उनका मेडिकल मुआयना करा दिया गया है। सर इनके बीच में कोई विवाद क्या था? किसी बच्चे की बात को लेकर उनके आपस में विवाद हुआ था, कहासुनी हो गई थी। उसको समझाइश को लेकर के आपसे दोनों पक्षों ने मारपीट करी एक दूसरे के साथ। रेस्टोरेंट के बाहर हुई? रेस्टोरेंट के बाहर, वहीं पर उनका मकान है, वहीं पे रेस्टोरेंट है उनके। कौन सा रेस्टोरेंट? दोनों पक्ष घोसी समुदाय के हैं। रेस्टोरेंट कौन सा था? गरीब नवाज नाम से कोई रेस्टोरेंट है, न्यू जमील रेस्टोरेंट उसके पास में, गरीब नवाज के पास में। दोनों एक ही समाज के, एक ही परिवार से हैं ये दोनों। कितने जने को शांति भंग के अंदर है 8 आदमी है, दोनों पक्षों के। प्रदेश में एकमात्र भगवान परशुराम की अष्टधातु निर्मित प्रतिमा का अजमेर के रीजनल कॉलेज तिराहे पर हुआ अनावरण। अखंड पाठ की पूर्णाहुति से पूर्व 5100 दीपकों से प्रतिमा स्थल हुआ रोशन। पुष्कर के 51 पंडितों ने की आरती।
अजमेर के पुष्कर रोड रीजनल कॉलेज तिराहे पर प्रदेश की एकमात्र भगवान परशुराम की अष्टधातु से निर्मित दिव्य प्रतिमा का अनावरण समारोह रविवार को विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ संपन्न हुआ। राजस्थान सर्व ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में भगवान परशुराम सर्किल रीजनल कॉलेज तिराहे पर स्थापित भगवान परशुराम की अष्टधातु से निर्मित प्रतिमा 8.5 फीट की एकमात्र प्रतिमा है, जिसे 17 वर्षों के संघर्ष के बाद आज अनावरण किया गया। मूर्ति का अनावरण रोकने के लिए पूर्व में कई समाज कंटकों ने याचिका लगाई, जिसे न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया और अनावरण का रास्ता साफ हुआ। सर्व ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष बलराम शर्मा ने बताया कि आज वे बेहद प्रफुल्लित हैं और समाज के लोगों के तन मन धन से दिए गए सहयोग की बदौलत आज यह सपना साकार हुआ है। इसी के साथ पूर्व पार्षद मनोज मिश्रा द्वारा प्रदान की गई संगमरमर की 2.25 फुट की भगवान परशुराम की प्रतिमा की भी प्राण प्रतिष्ठा की गई। इससे पूर्व अखंड रामायण पाठ की पूर्णाहुति के साथ ही वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन यज्ञ हुआ, जिसमें पुष्कर से आए पंडित कैलाशनाथ दादिज के सानिध्य में 51 पंडितों ने पूर्णाहुति देकर भगवान परशुराम की महाआरती की। इस मौके पर समाज के कई गणमान्य लोग, जनप्रतिनिधि और साधु संत मौजूद रहे। इससे पूर्व शनिवार को प्रतिमा अनावरण की पूर्व संध्या पर 5100 दीपक प्रज्वलित किए गए और विप्र सेना अजमेर इकाई के तत्वाधान में पर्वतपुरा से विशाल वाहन रैली भी निकाली गई। भव्य धार्मिक आयोजन में विधायक वासुदेव देवनानी, विधायक अनिता बदेल, उप महापौर नीरज जैन, विधानसभा प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता, प्रोफेसर बीपी सारस्वत, पार्षद भारती श्रीवास्तव, समाजसेवी नितिन शर्मा, दिनेश सहारा, दीनदयाल शर्मा सहित विप्र सेना के प्रमुख सुनील तिवारी, समीर शर्मा, पार्षद ज्ञान सारस्वत, विवेक पाराशर, कपिल व्यास, श्याम सुंदर शर्मा, नितेश आत्रे, चिराग मुदगल सहित अनेकों गणमान्य लोग और ब्राह्मण समाज के युवा मौजूद रहे। अजमेर में रीजनल कॉलेज चौराहे पर 8.25 फीट की भगवान परशुराम की जो मूर्ति का अष्टधातु की आज अनावरण हुआ है, निश्चित रूप से ये अजमेर वासियों के लिए बहुत ही उत्साहजनक और प्रसन्नता की बात है कि भगवान परशुराम जी की प्रथम मूर्ति आज अजमेर शहर में लगी है। इसके लिए मैं आयोजकों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हम सब लोग भगवान परशुराम के जीवन से प्रेरणा लेते रहेंगे। आज सुबह से अखंड रामायण का पाठ का पूर्णाहुति की गई। उसके बाद में एक हवन किया गया। हवन करने के बाद में 2.25 फुट की प्रतिमा का जो प्राण प्रतिष्ठा की गई, समाज के गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा दुग्धाभिषेक वगैरह विधि विधान से 51 पंडित जो है पुष्कर के कैलाशनाथ जी दादी जी के सानिध्य में, जिसमें समाज के गणमान्य व्यक्ति सारस्वत साहब के अलावा समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति यहाँ उपस्थित हुए और 8.5 फुट की अष्टधातु की प्रतिमा पूरे राजस्थान में प्रथम प्रतिमा लगाई गई है। मैं राजस्थान के अजमेर के समस्त ब्राह्मणों को धन्यवाद देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि 16-17 वर्ष में जो उन्होंने हमारे साथ मिलकर जो हमको तन मन धन से सहयोग किया, ये अस्मरणीय है और उन्हीं के सबके सहयोग से ये हुई है। मेरे पास शब्द नहीं है और आज मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ, खुश हूँ। जवाहर रंगमंच पर अजमेर डेयरी की 30वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन। वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 का संयुक्त लेखा जोखा प्रस्तुत, सभी प्रस्तावों का अनुमोदन। अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की 30वीं वार्षिक आम सभा रविवार 21 नवंबर को जवाहर रंगमंच पर आयोजित की गई। डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी और प्रबंध निदेशक उमेश चंद्र व्यास के सानिध्य में समस्त दूध और दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के प्रतिनिधि और गौपालक आम सभा में शामिल हुए। सर्वप्रथम गौपालक भगवान कृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर आम सभा का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 में वार्षिक आम सभा का आयोजन नहीं हो सका, लिहाजा इस बार दोनों वर्षों की आम सभा के प्रस्तावों और लेखों जोखों को एक साथ प्रस्तुत किया गया। चौधरी ने बताया कि आम सभा में 550 दुग्ध संघों के अध्यक्षों ने भाग लिया है और 900 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया।
उन्होंने कहा कि पशुपालकों को इस वित्तीय वर्ष के प्रथम 9 माह में 700 रुपये प्रति किलो फैट दिया जाएगा। साथ ही अगले 50 दिन तक 650 रुपये प्रति किलो और बाकी दिनों में 660 रुपये प्रति किलो की दर से फैट का भुगतान किया जाएगा। वहीं उपभोक्ताओं की दरों में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक प्लांट में उत्पादन बढ़ाने के साथ ही मुनाफा भी बढ़ाया जाएगा। 15 जनवरी 2022 तक उन्होंने तमाम पशुपालकों के बकाया भुगतान का भी आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि 22 नवंबर को रील कंपनी द्वारा 300 दुग्ध समितियों का जो डिजिटलाइजेशन किया गया है उस कार्यक्रम को भी लॉन्च किया जाएगा। 22 नवंबर से ही समस्त दुग्ध उत्पादक संघों को नए डेयरी प्लांट का भ्रमण कराया जाएगा। प्रतिदिन 3 से 4 दुग्ध संघों के 40 से 50 दुग्ध उत्पादकों को प्लांट का अवलोकन कराकर उनके साथ व्याख्यानमाला का भी आयोजन होगा। अजमेर डेयरी के आम सभा आज जो है 30वीं वार्षिक आम सभा संपन्न हुई है। लगभग 550 अध्यक्षों ने भाग लिया है। 900 करोड़ के टर्नओवर का बजट पारित किया है। उसकी खास बात ये रही कि पशुपालकों को हम आने वाले टाइम में इस वर्ष भर में 9 महीने तक हम उनको जो है 700 रुपये किलो फैट देंगे और 50 दिन उनको हम जो है 650 का भाव से रेट देंगे। बाकी दिनों में जो है 660 की रेट से उनको भुगतान करेंगे। हम करीबन 15 करोड़ लीटर दूध पशुपालकों का खरीदेंगे। पशुपालकों को हम जो है करीबन 700 करोड़ का भुगतान करेंगे। ऐसे ही जो 15 करोड़ लीटर हम दूध बेचेंगे, हम विश्वास दिलाते हैं उपभोक्ताओं का आने वाले टाइम में हम उसका किसी भी तरह का जो है उपभोक्ताओं की रेटें नहीं बढ़ेगी। पशुपालकों की रेटें मैंने आपको बताई है और बाकी जो 10-15 महत्वपूर्ण प्रस्ताव वो सारे पारित किए हमने। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2 साल में अजमेर डेयरी का जो नया प्लांट बना है ये वर्ल्ड लेवल की प्लांट है और जो है ज़्यादा पशुपालकों को रेटें देंगे। आने वाले 15 जनवरी तक पशुपालकों का हिसाब चुका एमडी साहब का। वहीं अजमेर डेयरी के प्रबंध निदेशक उमेश चंद व्यास ने बताया कि आम सभा में दुग्ध उत्पादकों को 2 साल का बोनस देने के प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिला दुग्ध संघों को 6 माह की अनुदान राशि 9 करोड़ 45 लाख रुपए जारी की गई है। डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी के मार्गदर्शन में दुग्ध उत्पादकों और उत्पादक संघों की प्रगति के लिए कई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। आम सभा के बाद 2 बजे से खुला अधिवेशन हुआ। तत्पश्चात भोजन के साथ आम सभा संपन्न हुई। जैसा कि चेयरमैन साहब ने अभी आपको बताया कि कोरोना की वजह से पिछले साल आम सभा संपन्न नहीं हो पाई थी। अभी आज 30वीं वार्षिक आम सभा 2 वर्षों के लिए संपन्न हुई है। इस आम सभा में हमारे चेयरमैन साहब ने आम सभा के अंदर सारे जो लेखे जोखे हैं वो प्रस्तुत किए और आम सभा के अंदर जो भी प्रस्ताव थे वो सर्वसम्मति से अनुमोदित हुए हैं। चेयरमैन साहब ने साथ ही विश्वास दिलाया है कि जो दूध के भाव अभी किसानों को दिए जा रहे हैं उनमें शीघ्र बढ़ोतरी की जाएगी। इनका जो डिविडेंड संघ के पास पड़ा हुआ है उसका भी वितरण जो है समय पर हो जाएगा और सर्वसम्मति से चेयरमैन साहब के जो भी प्रस्ताव है उसका आम सभा के सभी सदस्यों ने विभिन्न समितियों से जो भी अध्यक्ष महोदय आए थे उन्होंने हर्ष ध्वनि से करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया और विश्वास दिलाया चेयरमैन साहब के नेतृत्व में ये डेयरी उत्तरोत्तर आगे इसी तरह प्रगति करती रहेगी। आने वाला समय जो है इस डेयरी का बहुत ही उज्जवल समय।